बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आज हम वो सारे प्रश्न करेंगे जो बीपीएससी चाहे वो टीआरई 1 हो या फिर टीआरई 2 हो जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आज हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत कटिबंध में आता है। तो यहाँ पे देखिए शीत कटिबंध होता क्या है, जब आप इसे मैप में देखेंगे, सबसे पहले मैप भी देख लेते हैं। तो ये है मैप, और ये जो मैप है वो 6 क्लास के ज्योग्राफी जो किताब है उससे चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो आप ये कर्क वृत्त है, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये मकर वृत्त है और ऊपर वाले ये कर्क, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक है और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो ये है ये मकर वृत्त है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन है यानी कि कर्क रेखा से और मकर रेखा से इस वाले पॉइंट में हमेशा जो सूरज की रोशनी है वो सीधी पड़ती है और इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे सबसे ज्यादा बरसात भी होती है। क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ेगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ज्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर वो उसी के अकॉर्डिंग हाई टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है और इसलिए यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है और ज्यादा गर्मी पड़ती है। इधर इस वाले एरिया में ये आप जो ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इस वाले पार्ट में तिरछी सूरज की रोशनी पड़ती तो है पर वो तिरछी पड़ती है, इसलिए इसको समशीतोष्ण कहते हैं। और इस वाले में तो सूरज की रोशनी दूर दूर तक जा ही नहीं पाती है और इसलिए यहाँ पे उत्तरी उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। और उसी तरीके से दक्षिणी ध्रुव के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। और इसलिए इतना यहाँ पर 6 महीने के दिन होने के बावजूद भी क्या होता है कि यहाँ पर जो बर्फ है हमेशा जमी हुई रहती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक बार आपको ये बता दें, ये ऊपर वाला है इस वाले सर्कल को 86.5 डिग्री जो उत्तरी है इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। कौन सी? आर्कटिक सर्कल। और उसी तरह से ये वाला जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। क्या? अंटार्कटिक सर्कल। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। 66.5 डिग्री दक्षिणी। चलिए अब अपने क्वेश्चंस की ओर देखते हैं कि किस तरीके यहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि 66.5 उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र हैं। यहाँ पे शीत कटिबंध यानी कि शीत कटिबंध की पूछा है, तो शीत कटिबंध का पूछा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं ये हो गया हमारा ग्लोब और इस वाले ऊपर का क्षेत्र को यानी कि इस वाले ऊपर के क्षेत्र को और इस वाले नीचे के क्षेत्र को यानी कि ये नॉर्थ और ये साउथ, इन दोनों को बारे में यहाँ पे पूछ रहा है क्योंकि यहीं पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 66.5 डिग्री, कितने? 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ के बारे में बात करें, बिल्कुल सही है। उत्तरी ध्रुव, ये भी उत्तरी ध्रुव है तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो सही है। अब बी देख लेते हैं सॉरी। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66 डिग्री अक्षांशों के बीच। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो होगा ये हो गया इक्वेटर, और यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला आपका हो गया 23.5 डिग्री, जिसे कहते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और 66 डिग्री यानी ये कह रहा है कि इसके बीच में, तो इसको बीच में तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगला ऑप्शन सी पूछा है दक्षिण ध्रुव यानी कि दक्षिणी ध्रुव ये वाला हो गया। और अंटार्कटिक वृत्त, और अंटार्कटिक ये वाला अंटार्कटिक वृत्त, क्या अभी अभी मैंने आपको बताया ये वाला किसको कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर भी शीतोष्ण होता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, और यहाँ पर भी 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों ही सही है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बीपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको यहाँ पे नॉलेज बेस्ड होना चाहिए और पूरी तरीके से आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। और इस पॉइंट में देखिए क्या क्या है कि ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं। धरातल पर वातावरण को गर्म नहीं कर पाता है, कहने का मतलब 6 महीने तक दिन होती है लेकिन फिर भी जो धरातल पर सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है, ना ही तिरछी पड़ती है, जिसके कारण जो है वहां पर बर्फ जमी हुई रहती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, और इसी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? शीत कटिबंध की पेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव में क्षेत्रों में सालों भर ठंड रहती है, और यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि ग्लोब पर वो स्थान बताइए जहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आंसर हो जाएगा।
चलिए चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जहां से आपको ऑथेंटिक चीजें कराई जाती है एनसीईआरटी बेस। और पिछले हमारे कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, वहां से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न पूछा कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 1856 हुआ था। तो आप सभी जानते हैं सिद्धू और कानू जो मुख्य थे यहाँ पर, वो 1855 और 1856 के विद्रोह संताल विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला तो थे नहीं, राजकुमार शुक्ला जो थे सॉरी, ये 1817 ईस्वी में ये महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित इन्होंने 1800 नहीं 1917 में ये चंपारण आने के लिए इन्होंने राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को प्रेरित किया था। कब? 1917 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई सा भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ई। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन थे। तो यहाँ पे देखिए संथाल रिवेलियन जो थे टुक प्लेस ड्यूरिंग द लॉर्ड डलहौजी, यानी कि जो संथाल रिवेलियन संथाल विद्रोह जो हुआ था उस समय जो थे हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। और 1848 से लेकर 1856 इनका टर्नओवर था। राजमहल हिल जो कि झारखंड में है, लीड बाय द सिद्धू और मांझी, इनका जो लीड कर रहा था, इस वाले को जो लीड कर रहा था वो सिद्धू और कानू थे। संताल अपराइजिंग टुक प्लेस ड्यूरिंग द 1855 और 1856, यानी कि संताल द संथाल्स आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। जो ये जो संथाल है ग्रुप भारत में लार्जेस्ट ट्राइबल है, कहाँ पर? इंडिया में। फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये झारखंड में और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में संथाल पाए जाते हैं। संथाल रेवेलियन लीडर सिद्धू कौन थे? सिद्धू थे, कानू थे, चंद भैरव थे। इन पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से इस वाले प्रश्न में कई सारे पूछे जाते हैं। कौन कौन? सिद्धू, कानू, चंद भैरव, ये जो मुख्य लोग हुआ करते थे, सिद्धू, कानू, चांद भैरव, ये ही थे संताल विद्रोह का जो लीड कर रहे थे। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और भारत के कौन कौन से राज्य थे? तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर यह है, 5 मार्च 1931 को सही महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको बताना है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी थी। तो गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला है कि देखिए 6 अप्रैल 1929 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। यहाँ पे देखिए चंपारण सत्याग्रह, या आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1930 में बारे में बात कर रहा है कि नमक सत्याग्रह जब हुआ था 1930 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करके, दांडी से साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा करके 1930 में नमक कानून को तोड़ा था। और वही कह रहा है कि जो बिहार के चंपारण है वहां पर नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पे देखिए क्या है, नमक मार्च जिसे दांडी, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जिस नमक मार्च को ही दांडी मार्च कहा जाता है। और भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर के खिलाफ महात्मा गांधी ने अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था, जो कि 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से शुरू किया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू किया था और ये कहाँ तक चला था? दांडी तक चला था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, कब? कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और ये 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। और इसी को नमक मार्च या फिर दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक। अगर एक पॉइंट याद रखिएगा, टोटल कितने अनुयायियों के साथ गए तो 78 के साथ गए थे, प्लस में एक महात्मा गांधी भी थे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि बिहार में नमक सत्याग्रह 15 मार्च 1930 यानी 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण में शुरू किया गया था। अगर बिहार में नमक की बात करें, नमक सत्याग्रह की बात करें तो 15 अप्रैल सारण और चंपारण में शुरू किया गया था। पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन 16 अप्रैल 1923 को हुआ था, जिसमें कि स्वयं सेवकों ने पटना शहर में मंगल टैंक के पास नखास पिंड की ओर प्रस्थान किया और नमक निर्माण कर द्वारा नमक कानूनों को उल्लंघन के स्थान के रूप में चुना गया था। स्वयं सेवकों ने पुलिस पर अत्याचारों ने नमक कई घायल कर दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो अभी यहाँ पे स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर हो जाएगा, पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 24 सितंबर 1932 की ये बात थी।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कुंवर सिंह जो थे, तो बाबू कुंवर सिंह ये एक किसान हुआ करते थे, और किसान ही छोटा-मोटा नहीं, ये बहुत बड़ा जमींदार हुआ करता था, और इन्हीं के नेतृत्व में जो 1857 के बिहार में नेतृत्व किया गया था, ये बाबू कुंवर सिंह थे। और इन्हीं का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था अमर सिंह। तो दोनों भाई मिलकर इन्होंने बिहार के जो ये बिहार में इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ से कुछ पॉइंट को आप देख सकते हैं कि कहाँ से। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह दुत्ते और जफर बख्त खान के नेतृत्व किया था, जो कि 11 मई में। अगर ये पूछ लिया जाए कि 1857 की जो क्रांति है वो कब से स्टार्ट हुआ था, तो वो 10 मई से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? तो यूपी के मेरठ जिले से। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब तात्या टोपे थे, जो कि 5 जून 1857 के हैं। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरतमल और बिरजीस कादिर थे। और झांसी ग्वालियर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। जगदीशपुर की बात करें तो कुंवर सिंह और अमर सिंह। यहाँ पे जो जगदीशपुर है ये कहाँ पे है? तो बिहार में है। और यहीं से कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह, जो कि 12 जून 1857 में इन्होंने नेतृत्व किया। और इनके जो दमनकर्ता थे वो थे विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। विलियम टेलर, आप यहाँ याद रखिएगा, टेलर क्या होता है? कपड़े सिलने वाला। तो विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। फैजाबाद की बात करें तो मौलवी हमदुल्ला, जून 1857, जो कर्नल नील थे। इलाहाबाद लियाकत अली, और इलाहाबाद जो थे वो इलाहाबाद से लियाकत अली, 6 जून 1857, जो कर्नल नील। और बरेली की बात करें तो खान। यहाँ पे अगर फतेहपुर की बात करें तो अजीमुल्लाह, जो कि 1857 में जनरल रेडर्न के दमनकर्ता हुआ करते थे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जो स्क्रीन पे है, कह रहे हैं कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये हसरत मोहानी ने दिया था, और इन्होंने इसकी रचना की थी। यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकलाब जिंदाबाद है, ये नारा 1921 ईस्वी में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिसे मौलाना हसरत मोहनी के द्वारा बनाया गया था। और यह 1920 के दशक के अंत में भगत सिंह और 1900 देखिए भगत सिंह जो 1907 से लेकर के 1931 तक रहे थे, और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, उन्हीं को 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई थी। और द्वारा यह हिंदुस्तान जो ये थे, यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का अधिकार नारा भी था। HSRA, यहाँ पे HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का ये भी नारा हुआ करता था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बुक्स भी हैं। तो देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। और करो या मरो महात्मा गांधी। सत्यमेव जयते की बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं बाजू कातिल कितने। यहाँ पे देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो इनकी जो नारा है राम प्रसाद बिल दिया था। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहनी। और जय हिंद के नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मुझे खून दो मैं तुझे ठीक आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और सत्यमेव जयते की बात करें पंडित मदन मोहन मालवीय। सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस तरह आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, साइमन गो बैक की नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरीके से यहाँ से इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला अब प्रश्न देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगापुर से। सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? तो देखिए 6 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के एक बड़े मैदान, ठीक है, पडांग में अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो मार्च टू दिल्ली का भाषण दिया था। यह भाषण भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के लिए हथियारों का आह्वान था, जिसे बोस ने जापानियों की मदद से बनाया था। INA भारतीय युद्ध बंदियों से बना था, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध आह्वान दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो अभी अभी हमने देखा सिंगापुर से, जो कि अभी UGC नेट 2000 पेपर 2 में 20 जून 2019 में से पूछ लिया है।
अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नागपुर सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। अगले यहाँ पे बात कर लेते हैं दिसंबर 1920 में तो नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था। इस सत्र के में चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य जी थे नागपुर के अधिवेशन में, और यहीं पर असहयोग आंदोलन का समर्थन हुआ था। और 1920 में गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध में यह असहयोग आंदोलन को शुरू किया था। तो इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पे पूछा गया, असहयोग आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो यहाँ पे अभी अभी हमने देखा कि कांग्रेस के 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हो रहा था वहीं पर इसे असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। अगला एक प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो बेलगांव अधिवेशन है 1924 में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि ये बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ये नमक सत्याग्रह आंदोलन होगा, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा किया था। कब? 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। 12 मार्च से ये शुरू हुआ था और 6 अप्रैल जो है दांडी 6 अप्रैल में दांडी पहुंचकर नमक को सत्याग्रह को कानून को तोड़ दिया था। दांडी मार्च, अब ये दांडी मार्च को नमक मार्च के भी नाम से जानते हैं, ये दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी ने नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का समर्थन किया था, और ये 12 मार्च को गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से ठीक है अरब सागर के तटीय दांडी तक 241 मील की यात्रा किए थे। तो इस पॉइंट को, सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा कि दांडी मार्च नमक मार्च और दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी अभी हमने देखा ये है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, जिसे हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कब शुरुआत हुआ था? तो ये दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था। अगला प्रश्न ये पूछा कि 1857 का क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह किया था? तो अभी हमने देखा, तो आंसर हो जाएगा हमारा कुंवर सिंह। इसके बाद स्वराज मेरा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIF एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मार्च 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन भी हुआ था। एक अगला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था। कब दिया था? उन्होंने यह नारा 1916 में जो बेलगांव अधिवेशन में दिया था। अवध, ये बेलगांव अधिवेशन 1916 में नहीं हुआ था, ये कानपुर में हुआ था। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बेलगांव तो बेलगांव तो कर्नाटक में होना था, जो कि 1924 में, और ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था एकमात्र। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र और अन्य अवध के किसान सभा की स्थापना की थी। किसने किसान सभा की स्थापना किसके? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और अवध के किसान सभा की स्थापना की गई थी। अवध मतलब बिहार किसान सभा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि ऑल इंडिया किसान के पहले अधिवेशन कौन थे अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये देखिए, सबसे पहले ऑल इंडिया सभा का जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था, कानपुर में हुआ था, और इनकी जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे हुआ थे सहजानंद सरस्वती हुआ करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ की बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था, और अखिल भारतीय किसान सभा को ऑल इंडिया किसान सभा के रूप में भी जाना जाता है, और स्वामी सहजानंद सरस्वती सभा के प्रमुख थे। इस संघ के सचिव NG रंगा थे।
दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए पूछा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन किसने किया था। बिहार प्रांतीय अभी देखिए बीपीएससी 65 में इसे पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद, ये बिहार ने, ये तो ऑल इंडिया किसान सभा का था। राम सुंदर सिंह ये नहीं, और ये गंगा शरण सिंह और राम सुंदर सिंह, और ये रामानंद मिश्रा। तो अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे देखिए, जो अवध मतलब बिहार की स्थापना 1920 में बाबा रामचंद्र ने की थी। बाबा रामचंद्र, तो यहाँ पे देखिए बाबा रामचंद्र कौन है, चंद्र। ठीक है, रामानंद मिश्रा। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि ये वाला जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, जो कौन थे, बाबा रामचंद्र। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा कि आनंद मठ की रचना किसने किया था। तो यहाँ पे आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। आनंद मठ की रचना। और आनंद मठ के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक मूल रूप से 1882 में लिखी गई थी। आनंद मठ का अकाल चंगुल में स्वतंत्र पूर्व संघर्ष की पृष्ठभूमि और इस प्रेम में फंसे मानव जीवन की उथल पुथल की पाठक को वापस बंगाल में ले जाता है और बांग्ला भाषा और भारतीय साहित्य के सबसे उल्लेखनीय कार्यों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध आनंद मठ, अभी जो 1882 में लिखा गया था। आनंद मठ ये अकाल के चंगुल में स्वतंत्रता पूर्व संघर्ष के पृष्ठभूमि के समय के ये बताता है। ये बांग्ला आनंद मठ के लेखक कौन है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला यहाँ पे पूछा है कि भारतीय महाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल गफार खां हो जाएगा। उत्तर पश्चिम की बात करें तो इस तरह से अगर आप मैप में देखेंगे, ठीक है, तो ये मैप में यहाँ पे आप इस तरह से देख पा रहे हैं, तो इस वाले पार्ट का कह रहे हैं तो उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे हो जाएगा अब्दुल गफार खां। कौन सा, अगला प्रश्न ये पूछा है कि कौन सा स्थान खाजा नमक मिष्टान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा सिलाव, ये जो बिहार में है सिलाव, और यहाँ के खाजा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा कि सिलाव खाजा बिहार का एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे दिसंबर 2018 में भौगोलिक संकेत GDI टैग मिला है। सिलाव खाजा बिहार के सिलाव की लोकप्रिय एक मिठाई है, और यह सिलाव बिहार के नालंदा जिले के एक शहर है जो खाजा यहाँ पर प्रसिद्ध है। अगला है कि भागलपुर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए बहुत फेमस है, जो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिली थी। तो यहाँ पे हो जाएगा सेठ हुकुमचंद जी। मिल की स्थापना किसने की थी, तो सेठ हुकुमचंद जी ने किया था। एक प्रश्न है, सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने 1917 में कलकत्ता पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किया गया था। अरे, तो इस तरीके से सेठ हुकुमचंद मारवाड़ी व्यवसायी थे जिन्होंने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना किया था। पहले अभी जो बीपीएससी टीआरई का पेपर हुआ था, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से संबंधित थे अंतरिम सरकार में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, खाद्य एवं कृषि विभाग। ये अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, 1946 में। अगर टाइम यानी कि मंथ बोले तो सितंबर में। अगर श्रम विभाग की बात करें तो जगजीवन राम थे, और उद्योग एवं आपूर्ति विभाग की बात करें तो डॉक्टर जॉन मिथाई, और रक्षा विभाग की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह, और गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने इनको दिया था। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंधित जो थे वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के पास थे, और भारत के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर आप स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर के पास था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा है, इन विच ईयर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड, यानी कि किस वर्ष में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो यहाँ पे 1927 ईस्वी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे कुछ पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। 1927 ईस्वी में। अगर ये बात करें तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पुणे में। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे एक प्रश्न और याद रखिएगा। यहाँ पे ये कई बार पूछा जाता है कि ऑल इंडिया जो महिला सम्मेलन है वो अध्यक्ष कौन थे? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय। चलिए अगला प्रश्न है जो कि अभी हाल ही में क्वेश्चंस में ये पूछा गया है। कहाँ पर? यूजीसी नेट पेपर 2 में पूछा गया था कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अभी अभी हमने देखा कहाँ पर? पुणे में हुआ था। कब? 1927 ईस्वी में। चलिए इस प्रश्न को देखिए, अभी हाल ही में पीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा। क्या पूछा? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाता है? यहाँ पे 2-3 प्रश्न इस प्रश्न में छुपे हुए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा 16 अक्टूबर को। ठीक है, अगर आपसे ईयर पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे 1905 में। और इस समय वायसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई को किया गया था। क्या? कब? 19 जुलाई 1905 में किया गया था। और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन को हम किस नाम से जाने जाते हैं? तो शोक दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये है कि 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगा शोक दिवस, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मॉर्निंग डे के रूप से हम इसे सेलिब्रेट, यानी कि शोक दिवस को हम मनाते हैं। 1917 की बात करें तो 1917 में चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, जिसमें कि इसका जो महात्मा गांधी को जो निमंत्रण दिया था, महात्मा गांधी को जो बुलाया गया था, वो राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण, जो कि बिहार में, इन्हें बुलाया गया था 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी को चंपारण आने का जो निमंत्रण है किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ही हुआ करते थे, जो कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। अभी देखिए हाल ही में इस प्रश्न को 67th पीपीएससी प्रीलिम्स हेल्ड जो 2022 में हुआ था, इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि चुप रहने की जो स्वतंत्रता है वो भारत में किस प्रकार के अधिकार है? तो आप सभी जानते हैं कि चुप रहने की, बोलने की जो स्वतंत्रता है हमारा, ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। और ये जो फंडामेंटल राइट है ये 19 से लेकर के 22 तक ये आर्टिकल है, जिसमें कि चुप रहने की, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पे हमारे ये कह सकते हैं ये एक प्रकार के मूल अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19 है। उस आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार कुछ दिए गए हैं, जिसमें कि भाषण का अधिकार, यानी कि आप कहीं पर भी भाषण दे सकते हैं। प्रेस का अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, चुप रह सकते हैं। और इसके अलावा सूचना का अधिकार भी है, और कहीं भी स्थानांतरित, यानी कि कहीं भी घूर सकते हैं, जा सकते हैं, टहल सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं। एसोसिएशन भी बना सकते हैं, यानी कि आप एक प्रकार के संगठन भी बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकते हैं, जो कि ये आर्टिकल, भारत के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 में इस बात की दिया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि दूरदर्शन का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा, जो दूरदर्शन के ध्येय वाक्य है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? जो कि अभी हाल ही के बीपीएससी जो टीआरई के एग्जाम हुए हैं वहाँ पे इस प्रश्न को पूछा गया है। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ करने से पहले आपको यहाँ पे देख लेते हैं, जो भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में मौजूद है। और भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये मोल्लेम शहर में भी स्थित है। और गोवा में 6 वन्यजीव अभयारण्य है कुल मिला के, जहाँ पे कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और मुख्य रूप से अपने तेंदुओं, हाथियों और हिरणों और गौर, जिन्हें भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, के लिए ये जगह जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? तो अभी हमने देखा कौन से, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ है? गोवा के अंदर है। और इससे देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर 15 नवंबर 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा था। अब देखिए दीनदयाल उपाध्याय जो प्रसिद्ध हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा
एकात्मक मानववाद के लिए वो प्रसिद्ध थे, दीनदयाल उपाध्याय। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिलोंग टू द भारतीय जनसंघ, यानी कि बीजेएस, भारतीय जनसंघ। ये आप अभी जो हाल फिलहाल के बीजेपी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम पहले बीजेएस यानी कि भारतीय जनता पार्टी ना होकर के बीजेएस भारतीय जनसंघ हुआ करते थे, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ यानी कि बीजेएस के दर्जे थे और वर्तमान में भारतीय जनता दल की पुरोगामी है। भारतीय राजनीतिज्ञ ये जो दीनदयाल उपाध्याय थे, ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। चलिए अगला, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, जो कि अभी हाल ही में बीपीएससी ने प्रश्न को पूछा है। क्या पूछा? हु लेड द मूवमेंट ऑफ द खुदाई खिदमतगार, यानी खुदाई खिदमतगार के नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा खान अबुल गफ्फार खां। इसे लाल कुर्ती नामक भी इन्होंने सेना का गठन किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, खिदमतकार, खुदाई खिदमतकार, इसे बादशाह खान के भी नाम से जाना जाता है और खुदाई खिदमत संगठन की इसने स्थापना किया था। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? तो ये आप जानते हैं, जहाँ पर कम पानी पड़ता है वहाँ पर बाजरा की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। अगला आप प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो राजस्थान है वो बाजरा की खेती ज़्यादा की जाती है। मोती बाजरा भी कहते हैं का सबसे बड़ा उत्पादक है जो राजस्थान है। राजस्थान बाजरा का शीर्ष उत्पादक राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बाजरे की खेती की जाती है वो राजस्थान में, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे हरियाणा और चौथे नंबर पे गुजरात और पाँचवें नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। बाजरा सूखे, कम मिट्टी की उर्वरता और उच्च तापमान वाले बढ़ते क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। जहाँ पर के सूखे, कम बारिश होती है, कम मिट्टी की उर्वरता होती है, यानी कि बंजर भूमि टाइप के होते हैं, तो वहाँ पर भी बाजरे की खेती की जाती है। तो इसीलिए राजस्थान में कम बारिश होती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाजरे की खेती की जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी हमने देखा, आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बारिश है बहुत कम होती है और उसके उर्वरक की भी कम जरूरत होती है, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, हाल ही में अभी पूछा गया था, द टाइप्स ऑफ रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर कॉल्ड, यानी जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, किस रॉक्स में पाए जाते हैं? तो हो जाएगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म पाई जाती है, जिसे अपसादी चट्टानें बोला जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, चाप झील, जिसे ऑक्सबो झील पाई जाती है, यानी कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स वैली, जिसे हम कहते हैं नादी घाटी, उसी को हम ऑक्सबो झील कहा जाता है। अगला है प्रश्न है कि वन हॉर्न रेनबो, यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन सा राज्य है? तो असम हो जाएगा, जहाँ पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ करता है और वहीं पे एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि ये असम एक ऐसा राज्य है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए भारतीय राइनो के लिए प्राकृतिक आवास की अधिक संभावना रखता है, जिसमें कि काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे बड़ी आबादी 90% से अधिक एक सींग वाले गंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गोलाघाट जिले में और आंशिक रूप से असम के नागांव, ठीक है, नागांव जिले में स्थित है। तो अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है सबसे ज़्यादा। एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है और यहाँ सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन, निकेल का अग्रणी उत्पादक भी है। यहाँ पे तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज पे भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो यहाँ पर कालुगरी और कुलागड़ी क्षेत्रों में सोने की सबसे बड़ी निक्षेप पाई जाती है।
अगला यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है जो एसएससी जल 2022 में पूछा था, उसका आप आंसर करेंगे। डैश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है, उस प्रश्न से पहले एक यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। कह रहे कि देखिए पटसन जो है, पटसन को सुनहरा रेशा जिसे कहते हैं, गोल्डन फाइबर के रूप में इसे जानते हैं। और पटसन को ही दूसरे नाम क्या है, इसको जूट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जूट, ठीक है, ये जूट, जूट और पटसन दोनों एक ही हैं। इसे गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी यानी कि जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर, भारी वर्षा यानी कि खूब वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश में पटसन की अग्रणी उत्पादक है, यानी कि भारत और इसके जो पड़ोसी बांग्लादेश है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट की खेती यानी कि जूट सबसे ज़्यादा होता है। अगला जो है प्रश्न अभी देखिए बीपीएससी में से पूछा है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो ये पटसन या फिर इसे जूट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पटसन हो जाएगा। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और वर्षा भी हैवी चाहिए और ये भारत समेत बांग्लादेश में इसकी बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। जनसंख्या में परिवर्तन के तीन मुख्य कारक क्या है, यानी कि जनसंख्या जो परिवर्तन है, विवाह के कारण जी नहीं, जो जन्म, मृत्यु और प्रवास, इसके कारण है जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। चाहे वो जन्म ज़्यादा हो जाए या मृत्यु ज़्यादा हो जाए या एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, तो जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। कहीं के बढ़ जाते हैं तो कहीं के घट जाते हैं, तो ये मुख्य रीजन तीनों हैं। अगला यहाँ पे देखिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ का है वो कौन कौन सी है, बर्थ रेट है यानी कि जन्म है, डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अनफेवरेबल अल्टरनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि जो प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, यानी कि पारिस्थितिक जो अशांति होती है जिसके कारण प्रतिकूल परिवर्तन हो जाता है। अब यह अगर हम बात करें तो प्रदूषण की, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो प्रदूषण को मानव गतिविधियों के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण में प्रदूषण के द्वारा भूमि, जल, वायु या पर्यावरण के अन्य भागों को जीवन के लिए प्रतिकूल बनाने के लिए प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज द एनिमल सिंबल ऑफ द WWF यानी कि डब्ल्यू वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है वो क्या सिंबल है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ग्यांट पांडा यानी कि विशालकाय पांडा हो जाएगा। अभी हाल ही में इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने देखिए पूछा है। इसके अकॉर्डिंग और भी यहाँ पे एग्जाम कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि 1961 में अपने गठन के बाद WWF का प्रतीक विशालकाय पांडा रहा है और प्रकृति के लिए विश्व वन्य जीव कोष दुनिया का अग्रणी संरक्षण संगठन है। 100 से अधिक देशों में काम करता है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्य स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। कहाँ पर है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड जो ग्लैंड WWF लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट की प्रकाशित ये करता है। अगला प्रश्न देखिए जो ओजोन क्षेत्र है अधिक स्पष्ट होता है कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, तो तीनों पे नहीं होता है। अगर हम इस तरह से ग्लोब देखें तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे देखें तो साउथ पोल है। साउथ पोल पर ही ये ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो दक्षिणी ध्रुव पर ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध के देर से सर्दियों के दौरान अंटार्कटिक ओजोन क्षेत्र बनता है क्योंकि सूर्य की किरणें ओजोन क्षयकारी अभिक्रियाओं को शुरू करती है। ओजोन क्षेत्र लगभग 15 से 30 किलोमीटर की दूर होता है और जो कहाँ पे है, समताप मंडल में है। अगर ये पूछा जाए कि ओजोन क्षेत्र को किस चीज़ से नापा जाता है, तो ये डॉप्सन से नापा जाता है। अगर ओजोन डे की बात करें हम कब मनाते हैं, तो ये 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, अगर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले हम ये एक एनसीईआरटी की बुक में एक मैप है और उसी मैप को हम पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आप बताएंगे कि कहाँ पाई जाती है और कहाँ पे नहीं पाई जाती है। देखिए थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें, कांटेदार जंगल की बात करें, तो देखिए यहाँ पे जो कांटेदार जंगल पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। देखिए इस
इस वाले क्षेत्र में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कहाँ है? तो ये राजस्थान का है और इधर पंजाब का है। ठीक है, पंजाब हरियाणा ये वाले जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये कांटेदार थॉर्न है। क्योंकि देखिए कांटेदार पौधे वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर कि वर्षा कम होती है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बारिश नहीं होती है, जिसके कारण जो पेड़ पौधे होते हैं अपने पानी को वाष्पित होने से बचाने के लिए वो अपने जो पत्ते हैं वो छोटे छोटे कांटेदार बना लेते हैं, ताकि उसमें ज़्यादा पानी की कमी ना हो पाए। इसलिए हम ये कह सकते हैं जो थॉर्न फॉरेस्ट है इसी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस वाले प्रश्न में ये पूछा गया है कि नहीं पाए जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए नहीं पाए जाते हैं ये पूछा है, तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारा कौन-सा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए कहाँ नहीं पाए, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए पाए कहाँ-कहाँ जाते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो थॉर्न फॉरेस्ट है यहाँ पे पाए जाते हैं, इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और इस वाले भी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अब कब बोल रहा है कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे इस आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, जो ये कर्नाटक वाले क्षेत्र हैं, देखिए ये जो कर्नाटक वाले क्षेत्र हैं, तो ये कर्नाटक में तो यहाँ नहीं पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी नहीं पाए जाते हैं, कर्नाटक में भी नहीं पाए जाते हैं, तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। जैसे अभी अभी हमने क्या देखा, मैप देखा। पाए कहाँ जाते हैं? सबसे पहले ये देखिए, पाए वहाँ जाते हैं, कांटेदार पौधे वहाँ पे, कांटेदार जंगल वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है। क्योंकि वर्षा अगर कम होगी तो जो चौड़े पत्ते होते हैं वो क्या कहते हैं, पत्ते वाष्पित, यानी सूर्य की रोशनी में पत्ते से वाष्पित होकर जो पानी है पेड़ के वो ज़्यादा निकल जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने पत्तों को छोटे कर लेते हैं, कांटेदार बना देते हैं, ताकि वो उसमें जल वाष्पन कम हो पाए। और इसलिए हम ये कह सकते हैं जो राजस्थान वाले ऊपर वाला क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी पश्चिमी में देखिए कर्नाटक भी नहीं है, आंध्र प्रदेश भी नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले एनसीईआरटी की मैप है, तो इस पॉइंट को देखेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है? देखिए ट्रॉपिकल डेसेसियस फ्रूट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रॉपिकल डेसेड, ठीक है, डेसिडियस फ्रूट्स यहाँ पे ये पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, और मैंग्रोव वन की बात करें तो यहाँ पे ये मैंग्रोव वन हो गया, और इसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है। इस मैप को आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के क्लास में ये मैप है। अगला यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को भी आप माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कांटेदार जो पौधे हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं क्योंकि वर्षा कम होती है। इस प्रकार की वनस्पति शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा कम होती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए पत्तियां कांटेदार के रूप में हो जाती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। इस प्रकार के जंगल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट और गुजरात के पूर्वी ढलान में पाए जाते हैं। ठीक है, और इन वनों में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, खैर हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया और आदि, ये सारे के सारे जो हैं ये पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न ये पूछा कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है? तो यहाँ पे देखो ये मेघालय वाला क्षेत्र है, इसमें लेटेराइट मिट्टी ज़्यादा है। तो अब हम एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ब्लैक सॉइल की बात करें तो इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का कुछ हो गया, महाराष्ट्र का कुछ भाग हो गया, गुजरात का कुछ भाग हो गया, इन वाले क्षेत्र में जो है ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है। और रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले भाग में। और अलुवियल सेल की बात करें तो ये पूर्वी घाट ये वाले यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ये जो पूर्वी और प्लस में उत्तरी ये जो ये मैदान है यहाँ पर एलुवियल सॉइल जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर हम डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे डेजर्ट सॉइल यानी कि पथरीली मिट्टी पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो इस मैप को देख सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी की बुक में ये वाली मैप है। इसके अलावा देखिए लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में पाई जाती है, खास करके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और मध्य प्रदेश और असम में पाए जाते हैं।
यहाँ मिट्टी आयरन ऑक्साइड और पोटाश से भरपूर होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। लेटराइट का अर्थ लैटिन में ईंट है। नमी को खोने पर यह काफ़ी कठोर हो जाती है और इसलिए मिट्टी मूल्यवान भवन निर्माण सामग्री प्रदान करती है। नारियल, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, अरेका नट, रबर आदि जैसे फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। अगला देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा कि हवा में नमी मापने के लिए कौन सी किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा हैग्रोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हैग्रोमीटर होता है ये इसका उपयोग वायु में नमी को मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और वायु या वाष्प की आर्द्रता को दर्शाने के लिए जो वायु में अधिक आर्द्रता के बराबर होती है। 0 से लेकर के 100 प्रास में मान जितना अधिक होगा वायु में उतनी ही अधिक नमी होगी। यहाँ पे इस तरीके से यंत्र को हम कहते हैं हैग्रोमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं जो एमीटर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं। वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज को मापते हैं। जो गैल्वेनोमीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी को मापते हैं। एमीटर एल्टीट्यूड को मापते हैं और अल्टीमीटर अल्टीट्यूड के मापते हैं। और जो ब्लोमीटर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापते हैं। बैरोमीटर एयर प्रेशर को मापते हैं। और हाइड्रोजोमीटर होता है ये मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और जो ओपाइजोमीटर होता है, ठीक है, एपिसोमीटर होता है ये मेजरिंग द लेंथ ऑफ द आर्बिट्री कर्व्ड लाइंस मापते हैं। और जो हैग्रोमीटर होता है ये इससे हम ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यंग फोल्ड माउंटेन? इसमें से कौन सा है जो यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है? आपको ये आंसर इसमें से बताना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यंग मोल्ड फोल्ड। तो आप सभी जानते हैं जो ये आरावली है ये ओल्डेस्ट है, यंग फोल्ड नहीं है। और ये जो एल्पिसियन है ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं। इसके अलावा हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि विच ऑफ द इज नॉट अ यंग मोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अभी हमने देख ही लिया कि जो अरावली है ये पुराना है, जो एल्पेशियन है ये भी पुराना है, नहीं है। यंग फोल्ड, नॉट यंग फोल्ड ये ठीक। अगर हम युवा पर्वत की बात करें तो युवा में देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, एंडीज, हिमालय, रॉकी। ये तीनों के तीनों जो है युवा है यानी कि यंग है। यंग ओल्ड मोनफॉल्टन है कौन कौन से, एंडीज एंडीज एंडीज, हिमालय और रॉकीस ये। ठीक है, AHR या ठीक है ऐसे लिख सकते हैं HRA। ठीक है, HRA ये रॉकी, ये हिमालय, रॉकी और ये एंडीज, हिमालय, रॉकी, एंडीज ये कैसे हैं, यंग है, ये यंग है। ठीक है, इसके अलावा हम पुराना की बात करें तो यहाँ पे यूराल पर्वत हो गया, अरावली यूराल। और इसके अलावा एल्पेशियन पुराने वलीद पर्वत है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, यूरोप, एल्पेशियन, अमेरिका और अरावली भारत के इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो देखिए जो शीत कटिबंध होता है ये इस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं, इस वाले क्षेत्र में इस वाले क्षेत्र को और इस वाले क्षेत्र को शीत कटिबंध कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री और यहाँ पे 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री का वाला जो ऊपरी वाला भाग है उसको शीत कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला पहला प्रश्न है 6.5 उत्तरी अक्षांश एवं उत्तरी ध्रुव की स्थिति को, बिल्कुल ये बात ये सही है। लाइंग द बिटवीन द 66 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड नॉर्थ पोल, बिल्कुल सही बात है। आर लाइंग द 23.5 डिग्री एंड साढ़े, ये बिल्कुल नहीं होगा। आर लाइंग बिटवीन द अंटार्कटिक एंड साउथ पोल, ये भी नहीं होगा। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ऊपर है, आर्कटिक और अंटार्कटिका ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। चलिए अगला देख सकते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को देख सकते हैं, ये बीच वाले, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय, और यहाँ पे शीतोष्ण बोलते हैं, और ये बिल्कुल शीत, यहाँ पे ठंडी, हमेशा ठंडी ही पड़ती है, यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ती है। अब देखिए क्लास, अब देखिए यहाँ पे क्लास 6 का जो ज्योग्राफी यहाँ पे पॉइंट है, कह रहे ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, यानी कि जो सूरज है, सूरज की रोशनी यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में डायरेक्ट पड़ती है, और जो यहाँ पर है ये तिरछी पड़ती है, और यहाँ पे तो पड़ती ही नहीं है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की, यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न जो पूछा है, ये पूछा है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो यहाँ पे पेशवा घोषित कर दिया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के जो क्रांति हुए थे, बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने किया था। अगर इस एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो वो हुआ था 26 अप्रैल, कब? 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा है कि किसने या फिर किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस की हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ सी, दामोदर एवं बाल कृष्ण ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां दी गई थी? तो आप यहाँ पे सबसे पहले हम अगर ये देखें कि गोल्डन टेम्पल यानी कि गोल्डन जो टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, ये कहाँ है? जो पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पर? अमृतसर में है। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि 1919 में ही रोलैक्ट एक्ट पास हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत ये कहा गया था, न अपील, न दलील, न वकील की बात की गई थी। बिना किसी बेवजह से लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता था, जिसके कारण है कि यहाँ पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने दोनों इन्हीं कानून को विरोध में एक जन आंदोलन किया गया था,
जिसके कारण कि जनरल ओडायर ने इन्हीं के ऊपर गोलियां चला दी गई थी। और वो दिन था कब, 13 अप्रैल 1919, जिसे जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से जाना जाता था। और इसीलिए यहाँ पर एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां जो दी गई थी वो किसको दी गई थी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को दी गई थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस प्रश्न से यहाँ पर एक प्रश्न और बना था, क्या कि जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो भारत के कौन से त्योहार के शुभ अवसर पर, तो हो जाएगा बैसाखी के त्योहार चल रहा था और उसी के शुभ अवसर पर जलियांवाला बाग के हत्याकांड हुआ था। तो ये इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा है कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंगापुर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा की नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या होगा, तो जो ये आंसर होगा ये डबरन, यानी कि जो डरबन है, जो डरबन कहाँ है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। डबरन से इन्होंने चालू किया था, कहाँ तक, तो न्यू कैसलस तक इन्होंने यात्रा की थी। और कब किया गया था, तो 1913 ईस्वी की बात है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे उल्टा दिया है, तो इसलिए यहाँ पे ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 9 जनवरी को। कब, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौटे थे। और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय मजदूर या प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कब, 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पूछा है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो देखिए उत्प्रवास का मतलब निर्धारित जो यहाँ पे किया गया था वो क्या गया था, बागान श्रमिकों को बनाना बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो आप सभी जानते हैं कि जो चाय बागान था, जो अंग्रेज हुआ करते थे, वो अंग्रेज एक एग्रीमेंट साइन किया था कि यानी कि आपको इतने हिस्सों पे चाय बागान की खेती करनी है। पहले तो नील की खेती थी। और इसके अलावा यहाँ पे 1859 की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पर बोला गया था ये बागान श्रमिकों को बिना अनुमति की चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे इस पॉइंट का आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि देहरादून में, ठीक है, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे 1906 ईस्वी में की गई थी। और इसके अलावा 1905 की बात करें तो आप सभी जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका स्क्रीन पर पूछा गया ये कि जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3500 नहीं होगा। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाया गया है। जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वो लिखा हुआ 35,800 किलोमीटर समथिंग है। लेकिन यहाँ पर 35,000 है, तो इसलिए ये लगभग 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लगभग 36,000। तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर ये पूछा है कि किसी परिपथ में कौन सा पथ विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो विद्युत पावर का मतलब मात्रक क्या होता है, अगर हम पी पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। अब पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है। तो यानी कि वी आई पहला है, तो ये तो होगा ही। ठीक है, और इसके अलावा कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा। तो देखिए पावर बराबर वी आई होता है। वही अगर हम यहाँ पे जो V बराबर है वोल्ट, यानी इसको हम आई आर से डिनोट करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। तो यानी कि हम V की जगह पे यहाँ पे आई आर लिख सकते हैं और यहाँ पे I। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो I गुना I यानी कि आई स्क्वायर हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एक फार्मूला यहाँ ये बन जा रहा है और एक फार्मूला यहाँ ये बन जा रहा है। यानी कि ये भी होगा और यहाँ पे I जो I है आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर स्क्वायर नहीं, यहाँ आई गुना आई करेंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर यानी कि ये भी है और ये भी है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो उसका अपना हमारा सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है क्या कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है। तो देखिए साबुन उद्योग का जो उपजात है वो क्या है,
ग्लिसरॉल है, ठीक है, क्या ग्लिसरॉल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे पूछा है कि प्रतिदीप्त ट्यूब लाइट में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आपके घरों में जो ट्यूब लाइट्स होते हैं उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो उसमें मरकरी, वाष्प और आर्गन, यानी कि मरकरी का वाष्प, जो मरकरी होता है उसका वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों क्यों आप सभी जानते हैं जो ये मरकरी है एक ऐसा मेटल, यानी कि कमरे के दाब पर ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन, मरकरी, ठीक है। और अगर अधातु, एक ऐसी अधातु का नाम पूछे जो कि कमरे के दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो हो जाएगा क्या, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे तरल माध्यम की बात कर रहा है, यानी कि लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो जो देखिए जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। जो लिम्फेसाइट्स नहीं होगा, ठीक है, और बिम्बाणु प्लेटलेट्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा है कि पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो हम जब कोई भी चीज़ खाते हैं तो पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में बदल जाता है, किसमें, एमिनो एसिड में बदल जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त, ठीक है, क्या निर्मुक्त होते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा क्या, ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसे O3 के नाम से जानते हैं, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है कि जो ओजोन लेयर है, यानी ओजोन परत है, वो कौन से वायुमंडल परत में पाया जाता है, तो वो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में ओजोन परत की जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा कहाँ है, तो हो जाएगा श्रीनगर में हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा विश्व में पूछे तो इक्वेटर यानी पोल्स के पास होते हैं, पोल्स के पास होते हैं, इक्वेटर के पास नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में होते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होता है, ये डिकम्पोजर यानी कि अपघटक के रूप में होता है,